हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चुंबक होता क्या है? चुंबक वह पदार्थ है जो लोह तथा लोहयुक्त चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, चुंबक क्या है? चुंबक एक पदार्थ है जो लोहे या लोहे से बनी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, करती है। चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं? चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। समान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, सपोज करिए ये आपकी दो मैग्नेट हैं, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को धकेलेंगे। प्रतिकर्षित कर रहा है ना, एक दूसरे को धकेलेंगे। असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर आपके मैग्नेट के पोल्स अगर ऐसे हैं तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये अपोजिट पोल्स है। अपोजिट पोल, अपोजिट ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और एक जैसे ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर आप किसी मैग्नेट को एक सीधे स्वतंत्र रूप से लटका दो तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। ठीक है, हम जो मैग्नेट में कंपास में मैग्नेट यूज करते हैं वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से करते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमें उत्तरी दिशा हमें दिखाती है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? देखो, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि मान लो ये हमारे पास एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट के आसपास का जो एरिया जहाँ पर हमें एक मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव होता है। ठीक है, ये हमारी मैग्नेट है, इसके आसपास जितना एरिया जिसमें भी हमें चुंबकीय बल का अनुभव होगा वो क्या कहलाएगी, वो हमारा होता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की ऐसा यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है टेस्ला। ठीक है, क्या होती है? टेस्ला। ये सर निकोलस टेस्ला के नाम पर इस यूनिट का नाम रखा गया। सर निकोला टेस्ला एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और ये जो हमारा चुंबकीय है, ठीक है, चुंबकीय जो क्षेत्र है ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्या है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी। इसकी दिशा और विमा, ठीक है, डायरेक्शन और यूनिट दोनों होती हैं। अब आता है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, ये क्या होता है? ये मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट के आसपास ना ऐसे लाइन्स निकलते हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइन्स होते हैं एक्चुअली ये। ऐसे लाइन्स होती हैं। इन लाइन्सों को क्या बोला जाता है? इन लाइन्सों को ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहा जाता है। रेखा कहाँ से होती है? उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में वो विलीन हो जाती है। ये एक क्लोज वक्र होता है। ठीक है, एक बंद वक्र होता है, यानी एक सर्कल टाइप का बन जाता है पूरा। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अधिक निकट होती हैं। जहाँ जितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा वहाँ क्षेत्र में जो रेखाएं हैं, चुंबकीय रेखाएं हैं, वो उतनी ही ज़्यादा होंगी। अगला पॉइंट है, दो रेखाएं कभी भी आपस में नहीं काटती। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उस टेंजेंट सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। इस वजह से दो रेखाएं कभी नहीं काटती। नेक्स्ट आते हैं हमारे एक साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट ऑस्टेड। ऑस्टेड वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ऑस्टेड कौन थे? वह व्यक्ति
जिन्होंने पता लगाया विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ जिस भी चीज में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो चीज एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। उसके बाद आता है दाया हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है, क्या आता है? दाया हस्त अंगुष्ठ नियम। इस नियम के अनुसार से क्या था कि जो आपका हाथ है, ठीक है, ये हाथ सपोज करो, ये हाथ है, जो अंगूठा है, ये अंगूठा अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में रखो तो जो आपकी ये फिंगर्स हैं, ये कर्ल फिंगर्स हैं, ये आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के काम आता है दायां हस्त अंगुष्ठ ने। अंगूठा किसकी तरफ करना है? अंगूठा करना है हमें जहां हमारा, जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में हमारा विद्युत धारा बह रही है, तो उस वक्त जो हमारी उंगलियों की दिशा होगी वो हमारी कौन सी दिशा होगी? वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा होगी। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रभावित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, स्टेट मान लीजिए ये तार है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? एक तार। इसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट बहेगा, जाएगा, तो किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा? पहला पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। ठीक है, क्या होता है कि जैसे अगर हमें यहाँ निकालना है तो यहाँ पे भी एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, यहाँ पे ही बन रहा होगा, यहाँ पे ही बन रहा होगा, यहाँ पे। इस तरीके से हर पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड द्वारा यानी सर्कल्स बना के हम दर्शा सकते हैं। अगला पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दायां हस्त अंगुष्ठ नियम से दी जा सकती है। जो अभी हमने पढ़ा था इससे जस्ट पहले, उस रूल से हम इस स्ट्रेट वायर के लिए, यानी कि सीधा जो तार है उसके लिए उस रूल का यूज करते हैं, जिससे कि हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में पता चलता है। चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट निकट होते हैं। ठीक है, चालक के जो नजदीक वाले जो सर्कल्स हैं वो पास पास होंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है धारा की शक्ति, यानी कि करंट से, यानी जो विद्युत है, विद्युत की जो धारा की पावर है, ठीक है, उससे चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और चुंबकीय क्षेत्र इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा 1 चालक से दूरी। तो देयरफॉर एक फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास। चुंबकीय क्षेत्र का सिंबल है ये वाला, चुंबकीय क्षेत्र बराबर धारा की शक्ति मटे में चालक से दूरी। जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है। क्या होता है? एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, विद्युत धारावाही पास कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, इसको कौन कौन सी चीजें हमें इफेक्ट करती हैं? पहला पॉइंट है हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चालक में से प्रभावित होने वाली धारा, यानी कि जो करंट फ्लो कर रहा है, यानी जो करंट जा रहा है उससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 चालक से दूरी। जो आपने अभी जस्ट इससे पहले पढ़ा था, सेम वही चीज है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र होगा वो जब चालक से दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र उतना बढ़ेगा। ठीक है, अगर दूरी बढ़ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है तो चालक की दूरी बढ़ेगी। अगर आप जो करंट उसमें से बह रहा है अगर उसे बढ़ा दो तो आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। अगर चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी कम कर देते हो तो आपकी जो धारा है, जो करंट बह रहा है, वो भी कम होता है। तीसरी पॉइंट क्या है जिस पे ये डिपेंड करता है? वह चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या। ठीक है, इसमें देखो
कि जितने नंबर्स ऑफ टर्न्स होंगे इसमें, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा उस चीज़ पे भी ये डिपेंड करेगा। चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है, इसमें क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। वृत्ताकार पास से चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है, ठीक है। पहला पॉइंट आता है चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। इससे पहले जब मैंने आप सीधे तार वाला बताया था उसमें भी सेम पॉइंट था, सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट आता है जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। जैसे जैसे हम तार से दूर होते जाएंगे हमारे जो सर्कल्स हैं उसके जो गोला है वो बड़ा होता जाएगा। तीसरा आता है पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान है। सपोज करो वो उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा है तो वो उत्तर से दक्षिण ही जाएगा पूरा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो दक्षिण से उत्तर भी होगा, एक ही दिशा होगी, कोई भी दिशा हो सकती है लेकिन एक ही दिशा होगी। अगला आता है हमारे पास विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होती हैं। जैसे कि ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक पास है, इस पॉइंट पे जो रेखा होगी वो हमें लगेगा भाई वो सरल रेखा, बिल्कुल सीधी रेखा है, लग रही है, हमें दिख रहा है ना कि सीधी रेखा है, बट ये एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक सर्कुलर बना रही होगी, क्योंकि जो भी हमारी रेखाएं हैं वो एक सर्कल में होती हैं, ठीक है। सर्कल्स पूरा होता है यहाँ पे, यानी कि ये पूरा वृत्त एक पूरा होगा। लेकिन प्रतीत क्या होगा, प्रतीत हमें होगा भाई ये सीधी सीधी सरल रेखाएं, सीधी सीधी लाइंस हैं। अब आता है हमारे पास सोलेनॉइड यानी कि परिनालिका। परिनालिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। ये क्या होता है कि तारों का ना एक गुच्छा होता है, ठीक है। ये इस तरीके का एक तारों का गुच्छा होता है। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली, ठीक है। कुंडली होती है इस तरीके से तारों का, जैसे स्प्रिंग होती है उसी तरीके से अगर आप तांबे के तार के बनाओ तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है परिनालिका या सोलेनॉइड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलेनॉइड, ठीक है, क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें इसकी मतलब प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी है। क्या क्या है, पहला पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र क्षण चुंबक जैसा होता है, ठीक है। इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, जैसे जब हमने पढ़ा था सिंपल मैग्नेट के लिए जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है, जो मैग्नेट सपोज करो ये वाली हमने एक सिंपल मैग्नेट ली थी, इसके लिए जो भी हमने जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है चुंबकीय क्षेत्र की जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी सेम परिनालिका के लिए भी होगा, ठीक है। क्या परिनालिका के लिए अभी होगी, वो एक वृत्त बनाएगा, क्लोज वृत्त बनाएगा, उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ हमारी रे जाएंगी, है ना, रेखाएं जाएंगी, और अंदर साइड दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएगी। जो भी चुंबकीय क्षेत्र की प्रॉपर्टी है एक सिंपल चुंबक के लिए वो सेम इसी पे अप्लाई होती है, ठीक है। इसके लिए भी वही सेम है। अगला पॉइंट आता है अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। यहाँ पे ना ये जो अंदर सर्कल्स हैं इनके बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समान होगा। ऐसे नहीं है कि भाई इसमें अलग होगा या इसमें अलग होगा, ऐसा नहीं होता है, हर किसी में समान होगा, एक बराबर हो गया। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, जैसे मैंने ये बताया था बिल्कुल उसी सिंपल चुंबक की तरह होता है। अंदर क्या होगा, ये हम नॉर्थ मान लेते हैं, ये साउथ मान लेते हैं, ठीक है। इधर से इधर होगा अंदर साइड, ठीक है, और बाहर साइड क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अगला पॉइंट आता है उपयोग, ठीक है, हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को चुंबक बनाने में क्या जाता है, ठीक है। अगर हमें किसी भी चीज़ को मैग्नेट बनाना है तो नॉर्मली जो सॉफ्ट आयरन होता है बोलते हैं हम लोग, उसके ऊपर हम इसकी परिनालिका को लपेट देते हैं, ठीक है, तारों को लपेट देते हैं, और जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद हमें एक चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। जो चुंबकीय क्षेत्र वो
लोहे का जो नरम लोहा है वो उसे सोख लेता है, ठीक है। उसके अंदर फिर एक चुंबक वाली परिवर्ती या फिर उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, चुंबक दो प्रकार की होती हैं, विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक। आपसे इन दोनों के बारे में डिफरेंस पूछ सकता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत चुंबक क्या होती है। विद्युत चुंबक क्या होती है? विद्युत चुंबक अस्थायी होती है, ठीक है। ये कुछ देर के लिए होगी, जब तक इसमें से आप करंट पास करोगे ये आपकी चुंबक बनी रहेगी। बट जैसे ही अपने करंट इसमें विद्युत धारा डालनी बंद करी तो ये चुंबक का काम करना बंद कर देगी। दूसरा पॉइंट आता है कि जो इसकी शक्ति है, चुंबकीय शक्ति है, वो बदली जा सकती है। अगर आप ज़्यादा करंट दोगे यानी कि ज़्यादा विद्युत धारा दोगे, क्योंकि चुंबकीय जो क्षेत्र है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है विद्युत धारा के, ठीक है। अगर आप विद्युत धारा ज़्यादा दोगे तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, अगर विद्युत धारा कम दोगे तो उसकी शक्ति कम होगी। इस तरीके से इसकी शक्ति बदली जा सकती है, ध्रुवीयता बदली जा सकती है, ठीक है। इसके जो नॉर्थ पोल है उसको साउथ बनाया जा सकता है और साउथ पोल को नॉर्थ, यानी उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव भी बनाया जा सकता है और दक्षिण ध्रुव को उत्तर ध्रुव भी बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट क्या है? ये अधिक शक्तिशाली, ये बहुत पावरफुल्स होते हैं, ठीक है। इनकी जो मैग्नेटिक पावर है, इनकी जो चुंबकीय क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि इनका जो यूज़ होता है वो बुलेट ट्रेन चलाने में होता है, ठीक है। वहाँ बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ताकतवर चुंबकीय क्षेत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से वहाँ कौन सी यूज होता है? विद्युत चुंबक, क्योंकि इसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा सकता है। आप ज़्यादा करंट दे दो तो वो ज़्यादा क्षमता की हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इसकी जो क्षमता है वो अधिक शक्तिशाली हो जाती है। फिर आती है हमारे पास स्थायी चुंबक, ठीक है, यानी जैसे बोलते हैं परमानेंट चुंबक। ये क्या होती है? ये स्थायी होती है, इससे करंट वरंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमारा जो जमीन से जो चुंबक निकलती है वो क्या होती है? वो स्थायी होती है। इसकी शक्ति निश्चित होगी, आप इसकी शक्ति को ना तो घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ध्रुवता नहीं बदली जाएगी, जो इसका उत्तर ध्रुव है वो उत्तर ध्रुव रहेगा, दक्षिण ध्रुव दक्षिण ध्रुव रहेगा। और ये एक कमजोर चुंबक होती है, ठीक है। ये क्या होती है? एक कमजोर चुंबक होती है, क्योंकि तुम इसकी शक्ति को बदल नहीं सकते हो। अगर आपको ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत है तो वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, आप इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी एक क्षमता है ना वो बनी हुई है कि हाँ भाई इससे ज़्यादा की क्षमता है ही नहीं इसकी। जैसे कि आपसे बोला जाए कि आप 100 किलो वजन उठा लो, हो सकता है आप उठा लें, बट अगर आपसे बोला जाए भाई 500 किलो उठाओ, वो आपकी क्षमता से बाहर है, तो वो नहीं उठा सकते। 500 किलो किसके लिए? क्रेन उठा सकता है, हाथी उठा सकता है, तो वो स्ट्रॉन्ग हो गए, वो अधिक शक्तिशाली हो गए और आप कमजोर हो, ठीक है। उनके सामने आप कमजोर हो, इस तरीके से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर अगला आता है हमारे पास फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम, ठीक है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है। आप अपनी उंगली हाथ को इस तरीके से स्ट्रेच करो कि जो आपकी जो ये वाली उंगली है, ये वाली है ना, ये वाली इस तरीके से जाए, आपका अंगूठा इस डायरेक्शन में जाए और आपकी जो मिडिल फिंगर है ये वाली, ये इस तरीके से जाए, ठीक है। ठीक है, जो आपका तर्जनी है, ठीक है, ये वाली जो उंगली है आपकी, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये करेगा आपको चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है। क्या करेगा? ये चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। आपका अंगूठा फोर्स को, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। जो मिडल फिंगर है वो किसको करेगी? करंट को या फिर विद्युत धारा को। फोर्स यानी कि बल, यह आएगा हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र। इसमें एक पॉइंट ध्यान देने वाला है, विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। आप जो करंट दे रहे हो, ठीक है, जो उसमें जो करंट आ रहा है, अगर आप उसकी दिशा बदल देते हो तो जो हमारे पास जो बल लग रहा है, ठीक है, ये फोर्स हो रहा है, इसकी दिशा भी बदल जाएगी, ठीक है, इसकी दिशा भी बदल जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, ठीक है। क्या आता है? दायां हस्त नियम। भाई ये क्या कहता है? जो आपका अंगूठा है,
अंगूठा ना, अंगूठा क्या करता है आपको ना, जो अपनी उंगलियां हैं उनको इस तरीके से स्ट्रेच करना है, ठीक है, एक दूसरी उंगली 90 डिग्री का कोण बनाए। तो आपके पास जो अंगूठा होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो करेगा गति को, और आपकी जो तर्जनी अंगूठी होगी वो करेगी हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र को, और जो हमारा जो मिडल फिंगर बची वो करेगी प्रेरक विद्युत धारा, ठीक है, प्रेरक विद्युत धारा। ये प्रेरक विद्युत धारा क्या है भाई, प्रेरक विद्युत धारा एक करंट है। जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में जब करंट जाता है और उसके पड़ोस में एक और कॉइल रखी हो, ठीक है, कॉइल रखी हो, तो उसमें क्या होता है करंट प्रोड्यूस हो जाता है। वो करंट क्या होता है, वही होता है हमारा प्रेरक विद्युत धारा, या फिर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंड्यूस करंट, ठीक है, क्या होता है इंड्यूस करंट। तो इसके दो पॉइंट्स हैं जो आगे याद करने। इंड्यूस करंट का यानी कि प्रेरक विद्युत धारा का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया कि जनरेटर से, ठीक है, जनरेटर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत क्या है, वो है हमारे पास प्रेरक विद्युत धारा, ठीक है। जनरेटर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है हमारे पास प्रेरक विद्युत धारा। प्रेरित प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के काम आता है। ये फ्लेमिंग का जो दायां हस्त नियम है वो किसके काम आता है, वो आता है जो विद्युत धारा, ये प्रेरक विद्युत धारा की जो डायरेक्शन है, दिशा है, उसको उसका पता लगाने के काम आता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा। उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। जो धारा होती है वो धारा ना दो तरीके, जो करंट है वो दो तरीके का होता है, एसी अल्टरनेट करंट और डीसी डायरेक्ट करंट। एसी को हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ये क्या है, जो विद्युत धारा समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, ठीक है, कुछ समय के बाद वो अपनी दिशा परिवर्तित, यानी कि जो इसकी दिशा है वो बार बार बदलती रहती है। तो वो कौन सा धारा हुई, वो ही हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा। भारत में 1/100 सेकंड बाद दिशा बदलती है, ठीक है, यानी कि सेकंड, 1 सेकंड का 100वां भाग जब होता है तब हमारे जो अल्टरनेट करंट जो हमारे घरों में आता है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे घरों में आती है उसकी दिशा बदलती रहती है। आप सोच सकते हो ये कितना फास्ट है कि 1 सेकंड का 100वां भाग, उतनी देर में हमारी जो धारा की दिशा है वो बदल जाती है। ये दुनिया में इतनी अजीब अजीब चीज़ें हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। ये उसका एक नमूना है, ठीक है, एक छोटा सा नमूना, ये फिजिक्स है। फिर क्या आता है, इसके बीच में जो समय अंतराल कितना है, ठीक है, दो दिशाएं जब हमारी दिशा बदल रही है तो उन दोनों के बीच में कितना टाइम लग रहा है भाई, एक दिशा बदलने में 1/100 और दूसरी दिशा बदलने में 1/100, 2/100 यानी कि 1/50 सेकंड, ठीक है। समय कितना लग रहा है अपनी दिशा परिवर्तित करने के लिए, 1/50 सेकंड, ठीक है। देयरफॉर जो करंट है या फिर जो धारा है हमारी, उसकी आवृत्ति क्या होगी, 1/समय अंतराल। एक फॉर्मूला होता है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, 1/1/50 यानी कि 50 हर्ट्ज। जो आवृत्ति होती है उसे हर्ट्ज में नापा जाता है। आवृत्ति की एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। प्रत्यावर्ती धारा का फायदा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का फायदा है कि ये ना दूर दूर जगहों तक हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा सकते हैं, यानी जो जो हमारे पास बिजली है उसे दूर तक पहुंचा सकते हैं, और जो हमारी बिजली का जो क्षय है यानी कि जो नुकसान है वो भी कम होता है। इसका फायदा ये है। हानि क्या है, संचित नहीं किया जा सकता, जो प्रत्यावर्ती धारा है उसे संचित नहीं किया जाता है। अब आता है हमारे पास डायरेक्ट करंट, जिसे हिंदी में बोला जाता है हमें दिष्ट धारा। ये क्या होता है, जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती, ये अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती है, जिस डायरेक्शन में बह रही है ये उसी में बहती रहती है। दूसरा पॉइंट आता है, इसको संचित किया जा सकता है, ठीक है, इसको कंजर्व किया जाता है, इसको हम संचित कर सकते हैं। फिर इसका नुकसान क्या है, सुधीर जो दूर के जगह होती हैं, अगर हमें वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी है तो वहाँ पहुँचाने के जब हम पहुँचाते हैं, यहाँ जो बिजली जारी होते हैं, तो उस समय जो बिजली जा रही है उसमें से उसका एक हिस्सा हमारा बर्बाद हो जाता है, ठीक है, क्षय यानी कि खराब हो जाता है। दिष्ट धारा के स्रोत क्या क्या है जिससे हमें दिष्ट धारा मिलती है,
सेल, बैटरी और संग्रहक सेल आदि। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास घरेलू विद्युत परिपथ, कि जो घरों में हमारे जो लाइंस बिछी होती हैं वो क्या होता है। आपने देखा होगा जो हमारा जो इलेक्ट्रीशियन हमारे घरों की तारों की फिटिंग करता है तो वो 3 तरीके के तार यूज करता है। एक होता है रेड, एक होता है ब्लैक और एक होता है ग्रीन। रेड क्या होता है, इसे बोलते हैं लाइव, इसको बोलते हैं न्यूट्रल और इसको बोलते हैं अर्थ वायर। ठीक है। लाइव वायर में क्या होता है कि जो हमारा धनात्मक कोई जो चीज़ होती है, जो करंट आ रहा होता है वो किस में होता है, वो हमारे रेड में होता है। ठीक है, किस में होता है, धनात्मक। और एक होता है उदासीन, जिसे ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, वो किस कलर का होता है, उसके ऊपर आउटर कवरिंग होती है ब्लैक। और एक होता है अर्थ वायर यानी भूसंपर्क, जो कि होता है हमारे पास ग्रीन कलर का। फिर आता है हमारे पास शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु पतन। ये क्यों हो जाता है भाई, जब ऐसा हो कि जो जो तार है, जो तार है, जब लाइव वायर और दो लाइव वायर, ठीक है, दो रेड वायर अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु पतन हो जाता है। इसकी वजह से क्या क्या दिक्कत हो सकती है, परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है। दूसरी दिक्कत क्या हो सकती है, अति भारण भी हो सकता है। ठीक है, अति भारण भी हो सकता है। अभी अति भारण क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। अति भारण, जब विद्युत तार की क्षमता से ज्यादा विद्युत धारा खींची जाती है। एक तार की हर किसी मतलब हर चीज की क्षमता होती है, जब उस पर तुम उससे ज्यादा प्रेशर डालोगे, जो उसकी क्षमता से ज्यादा प्रेशर है, तो वो चीज टूट जाएगी। जैसे अगर तुमसे बोला जाए तुम अपनी पीएचडी की पढ़ाई करो अभी, ठीक है, तो आपकी क्षमता से बाहर है वो, तो आप नहीं कर सकते हो, आप लाइक आप रूठ जाओगे, आप गुस्सा हो जाओगे, लड़ने लगोगे। तो क्या हुआ, एक अति भारण हो गया है ना, क्या हुआ, अति भारण, आपकी क्षमता से ज़्यादा आपसे काम लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से तार के साथ भी वही है, जब आप उससे ज़्यादा काम लेते हो तो भाई वो भी गुस्सा हो जाता है और टूट जाता है। ठीक है, क्या होता है, टूट जाता है। ये कब कब हो सकता है, जब एक बोर्ड है, ठीक है, आप उसमें एक में प्रेस भी लगा दो, हीटर भी लगा दो, है ना, बहुत पावर वाली चीज़ें आप उसमें लगा देते हो, तो वो जो करंट आ रहा है जिस तार से उस बोर्ड में, उसकी पावर मान लो भाई 20 एम्पियर करंट लेने की है बस, पर तुमने क्या करा, 50 एम्पियर की चीज़ें लगा दी, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कम लाने की ताकत है उसकी, लेकिन तुम चाहते कि 50 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी खींच ले एक साथ, तो तुम उसकी क्षमता से ज़्यादा उससे काम करवा रहे हो, तो इस दिशा में क्या होगा, अति भारण हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, अति भारण हो जाएगा। अति भारण रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें घरों में विद्युत फ्यूज यूज करने चाहिए, अर्थिंग तार यूज करना चाहिए, और एमसीबी। एमसीबी क्या है, ये लेटेस्ट है। ठीक है, आपने देखी भी होगी बहुत सारी जगह एमसीबी हमारे लगाई जाती है, जिससे कि हमारा जो तार है या जो घर का सर्किट है वो ना उड़े। ठीक है, कहीं पे भी छोटा सा भी शॉर्ट होता है तो एमसीबी हमारी गिर जाती है। ठीक है, बंद, हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है। एमसीबी का जो मेन यूज है वो सर्किट को ब्रेक करने की, जब भी हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो या फिर जो पावर है वो ज़्यादा ली जा रही है। ठीक है, आपकी तार की वायर है 20 एम्पियर और आप चाहते हो कि 30 एम्पियर, जैसे ही लेना स्टार्ट करोगे वो एमसीबी के अंदर जो तार है वो टूट जाती है। ठीक है, यानी कि फ्यूज के अंदर जो तार है वो टूट जाती है, और इस तरीके से वो सर्किट को प्रिवेंट यानी कि बचा लेता है। इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए कि भाई हम इनकी, कि हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। तो पहला तो ये कि भाई जिस तार की जितनी क्षमता है ना उससे उतना ही काम लिया जाए, सीधी सी बात। अगर आप वो 2 एम्पियर की है या फिर 20 एम्पियर की क्षमता का तार है तो आप उससे सिर्फ 18 ही लो, 20 से ज़्यादा मत लो। 20 से ज़्यादा लोगे तो भैया अति भारण हो जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा, सर्किट उड़ जाएगा। आपके जो घर के बल्ब हैं वो कैसे फूकते हैं, वो इसी वजह से फूक जाते हैं। फ्रीज फूक जाती है, अब देखते हो ना कि एक साथ लाइट आती है और हमारे जो घर के जो सामान है वो फूक जाता है। ठीक है, वो क्यों होता है, वो इसी वजह से होता है कि आपका करंट आया और आपके जो आपके अप्लाइंसेस है वो खुले पड़े हैं, और वो एक साथ तो वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा खींचते हैं ना एक साथ,
तार की जो क्षमता वो 20 एम्पियर और सगरे अप्लायंसेस के मिला के 50 एम्पियर, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है और आपके फूक जाते हैं। ठीक है? तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू।